हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। रीट मेंस 2026 है, उससे रिगार्डिंग जो क्लासें हैं हमारी इस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू है। हमारे पाठ्यक्रम का जो अगला टॉपिक जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो है राजस्थान के शैक्षिक अभिकरण, जिसमें आज हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड के बारे में बात करेंगे, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के बारे में बात करेंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है हमारी, उसमें हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी जो एजुकेशन है हमारा राजस्थान का, उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे कि बोर्ड कब बना, बोर्ड के क्या क्या कार्य हैं, बोर्ड के द्वारा कौन से परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं और बोर्ड के द्वारा जो हैं कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले बात करें अपन कि राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो 1 अगस्त 1957 को स्थापित हुआ था। 1 अगस्त 1957 को जो राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है, वह 1 अगस्त 1957 को जो है जयपुर के अंतर्गत स्थापित किया गया था। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर इसे जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। तो अभी जो इसका जो वर्तमान जो कार्यालय है वह अजमेर में संचालित है, लेकिन जैसा कि इसकी स्थापना की बात कर रहे हैं हम कि स्थापना कहां पर हुई है, इसकी जयपुर के अंतर्गत हुई है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम मुदालियर आयोग कहते हैं, जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो हैं वो इसके अध्यक्ष रहे हैं। उसकी 1952 और 53 की जो अभिशंसा है उसके आधार पर राज्य में माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन करने के लिए एक बोर्ड होना चाहिए, ऐसी सिफारिश की गई। और मुदालियर आयोग की सिफारिश के अकॉर्डिंग ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 जो है विधानसभा जो है हमारी, उसमें 1 दिसंबर 1957 को पारित किया गया। मुदालियर जो आयोग है 1952-53 की सिफारिश के आधार पर ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 जो अधिनियम है वो विधानसभा के अंतर्गत 1 दिसंबर 1957 को पारित किया गया। और इसी के अंतर्गत हमारे राजस्थान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना है वो 1 अगस्त 1957 को जयपुर में की गई और 1961 के अंतर्गत पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर इसका जो कार्यालय है वो जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। जब हम इसके विभिन्न बुक्स में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि वहां पर डेट जो है वो कुछ और दे रखी होती है, लेकिन जो बोर्ड की जो वेबसाइट है उससे हमने इसको देखा और इसको अपडेट किया कि 1 अगस्त 1957 को जो है उसकी स्थापना जयपुर में हुई है। लेकिन विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो बुक्स आ रही है उसके अंतर्गत जो डेट आ रही है उससे आप भ्रमित ना हो, ये बोर्ड की साइड से लिया हुआ डाटा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इस क्लास में चर्चा की गई है। जो डाटा है वो बोर्ड की क्लास से लिया हुआ है, इसकी वेबसाइट है खुद की BSR की, वहां से अपडेट किया हुआ है। तो याद रखिएगा आप लोग, 1 अगस्त 1957 को स्थापना इसकी कहां पर हुई है, जयपुर के अंतर्गत हुई है। अब देखिए आप लोग कि जो माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड है हमारा, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं कि इस क्लास के अंतर्गत जो 3 चीजें जो पढ़ने वाले हैं उसमें अपन सबसे पहले बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे कि किस समिति की जो है हमारी मुदालियर आयोग जो है 1952-53 का, उसकी अनुशंसा के आधार पर माध्यमिक शिक्षा का क्या होना चाहिए, गुणात्मक उन्नयन होना चाहिए। जो मुदालियर जो आयोग है इसके जो अध्यक्ष हैं वो याद रखिएगा आप लोग, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हैं। याद रखिएगा आप लोग, परीक्षा में पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन थे इसके। 1952-53 के अंतर्गत जो आयोग बना था जिसे अपन माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर रहे हैं। उन्होंने अभिशंसा की है कि राज्यों के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा का गुणात्मक उन्नयन हो, माध्यमिक शिक्षा में क्वालिटी आए, उसके लिए प्रत्येक राज्य में एक बोर्ड का गठन होना चाहिए।
तो इसी क्रम के अंतर्गत अभी समझाया आपको कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है परीक्षा में, पहले भी पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत बीएसआर की स्थापना की गई है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 जो है उसकी इस अधिनियम के द्वारा राजस्थान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना है वो 1 अगस्त 1957 को कहां पर की गई है, जयपुर के अंतर्गत की गई है। और इसका जो ध्येय वाक्य है सिद्धि भरवती कर्मजा, मतलब कर्म से ही क्या मिलती है, सफलता मिलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में, आने की संभावना है। पहले भी पूछा जा चुका है कि बीएसईआर का ध्येय वाक्य क्या है, सिद्धि भरवती कर्मजा, मतलब कर्म से ही आपको क्या मिलती है, सफलता मिलती है। मतलब कर्म करते जाइए, आप जो है अपने आप सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा इसका ध्येय वाक्य है। और जैसा कि आपको समझाया कि पी सत्यनारायण राव समिति जो है उसकी अनुशंसा पर कार्यालय जो है 1 जनवरी 1961 को अजमेर से जयपुर से जो है अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, स्थापना के समय इसका जो कार्यालय था वो जयपुर था। और 1961 के अंतर्गत कौन सी समिति है, रिपीट कीजिए आप लोग, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर इसका जो कार्यालय है जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया है। तो इसका आंसर आएगा सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा के आधार पर 1961 को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, याद रखिए, समझाया था मैंने आपको कि ऑटोनोमस बॉडी होती है, ये स्वायत्तशासी संस्था होती है। तो लास्ट क्लास में हमने अंतर समझा था कि ऑटोनोमस बॉडी जो होती है किसे कहते हैं, जिसके अंदर गवर्निंग काउंसिलिंग होती है और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। तो जो गवर्निंग जो काउंसिल होती है वो क्या करती है, नियम बनाती है, और एग्जीक्यूटिव जो कमेटी होती है उन नियमों का पालन करती है। तो इसी क्रम के अंतर्गत बात करते हैं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत यह एक स्वायत्तशासी संस्था है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। ये हमारी यहाँ पर 2 प्रकार का डिपार्टमेंट है, एक तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग का और एक माध्यमिक शिक्षा विभाग का। तो ये जो है माध्यमिक जो शिक्षा विभाग है उसके अंतर्गत आने वाली एक स्वायत्तशासी संस्था है। तो स्वायत्तशासी संस्था है तो इसके अंतर्गत भी एक गवर्निंग काउंसिल होगी और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी। जो गवर्निंग जो काउंसिल होती है वो क्या करेगी, नियमों का निर्माण करेगी, और एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है वो क्या करेगी, इसकी पालना करेगी। तो आगे देखते हैं अपन, देखिए आप लोग, देखिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उद्देश्य क्या है। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य जैसा कि अभी पहले बात करिए अपन ने, उद्देश्य वही है कि माध्यमिक जो शिक्षा है उसके अंतर्गत गुणात्मक उन्नयन करना है। जो हमारा SDG जो गोल है, याद है आप लोगों को, 4 सतत विकास लक्ष्य का जो 4 नंबर वाला गोल है वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। तो यहां पर माध्यमिक शिक्षा का गुणात्मक उन्नयन करना इस बोर्ड का क्या है, उद्देश्य रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पद्धति को आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना और प्रगतिशील बनाने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। तो आगे अपन बात करते हैं कि उद्देश्य समझ लिया हमने कि इसका उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो गुणात्मक उन्नयन करना है, क्वालिटी एजुकेशन बढ़ानी है हमें, और आधुनिक पद्धतियां हैं, वैज्ञानिक सोच बढ़ानी है, प्रगतिशील बनाना है माध्यमिक शिक्षा को। इस उद्देश्य से इस बोर्ड की स्थापना की गई है। अब आगे बात करें, देखो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा जो अधिनियम 1957 जो 4 दिसंबर 1957 को 4 दिसंबर 1957 को बोर्ड का गठन किया गया। देखो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 जो था उसकी अनुपालना के अंतर्गत, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 था उसकी अनुपालना के अंतर्गत 4 दिसंबर 1957 को बोर्ड का गठन किया गया। और इसके अंतर्गत जो है उस समय 25 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 25 सदस्य थे। आप लोग जो बुक्स में देखोगे तो वहां डेट जो है, इसकी स्थापना की डेट जो आती है वो 4 दिसंबर 1957 आती है, लेकिन ये डेट जो है वो बोर्ड के गठन की डेट है, न कि स्थापना की। इसका जो बोर्ड का गठन हुआ था 25 सदस्यों का, वो हुआ था 4 दिसंबर 1957 को हुआ था। स्थापना मैंने बताई आपको 1 अगस्त 1957, और बोर्ड का जो इसका 25 सदस्यों का जो गठन हुआ है वो 4 दिसंबर 1957 को हुआ है। तो अभी वर्तमान समय के अंतर्गत जब हम बात करें तो इसके अंतर्गत
41 सदस्य हैं। जब गठन हुआ था तब 25 सदस्य थे, फिर 36 सदस्य हुए और वर्तमान में जो है इसके बोर्ड में जो सदस्यों की संख्या है वो 41 है। अध्यक्ष जो है, एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, निर्वाचित जो सदस्य होते हैं यहाँ पर 8 सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो 17 सदस्य होते हैं और विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और प्रतिष्ठित सह आवृत जो सदस्य होते हैं वो 2 होते हैं। और हमारे राजस्थान में जो शिक्षक संघ चल रहे हैं उनके 2 प्रतिनिधि इसके अंतर्गत होते हैं। और राजस्थान विश्वविद्यालय के जो कॉलेज प्राचार्य जो होते हैं वो 2 कॉलेज प्राचार्य इसके सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार बोर्ड के जो वर्तमान सदस्यों की संख्या आती है वो होती है 41 सदस्य आते हैं बोर्ड के वर्तमान में। तो देखते हैं अपन, देखो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो संरचना है, अभी मैंने आपको समझाया है कि 1957 की अनुपालना में 4 दिसंबर 1957 को इंपॉर्टेंट डेट है, बोर्ड की 25 सदस्यों का चयन कर बोर्ड का गठन किया गया। अध्यक्ष जो होता है, एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होंगे। निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 7 होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, BSER के अंतर्गत कितने सदस्य राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 17 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और प्रतिष्ठित सह आवृत जो सदस्य होते हैं, जो शिक्षा शास्त्री होते हैं, वो 2 सदस्य होते हैं। शिक्षक संघों के 2 प्रतिनिधि होते हैं और विश्वविद्यालय के जो कॉलेज प्राचार्य होते हैं वो इसके 2 सदस्य होते हैं। इस प्रकार वर्तमान सीनियरियो के अंतर्गत इसमें 41 सदस्य होते हैं बोर्ड के अंतर्गत। तो अभी देखिए आप लोग, जो पदेन जो सदस्य होते हैं इसके निर्वाचित सदस्य, पदेन जो सदस्य होते हैं वो 7 सदस्य होते हैं। तो पदेन जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे जो निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग के, वो इसके पदेन सदस्य होंगे। माध्यमिक शिक्षा के जो डायरेक्टर होंगे वो इसके पदेन सदस्य होंगे। तकनीकी शिक्षा के डायरेक्टर, संस्कृत शिक्षा के डायरेक्टर, आयुर्वेद विभाग के डायरेक्टर और वाणिज्य विभाग के डायरेक्टर और उप महानिर्देशक जो NCC जो है हमारी, उसके उप महानिदेशक इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो यहाँ पदेन सदस्यों के बारे में चर्चा की है कि कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। इसमें हमारे एलिमेंट्री जो एजुकेशन है उसके डायरेक्टर, एलिमेंट्री जो एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा के जो डायरेक्टर हैं वो माध्यमिक शिक्षा के डायरेक्टर, तकनीकी शिक्षा के डायरेक्टर, संस्कृत शिक्षा के डायरेक्टर और आयुर्वेद शिक्षा के डायरेक्टर, उद्योग वाणिज्य विभाग के डायरेक्टर और NCC के जो उप महानिदेशक जो होते हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। देखिए आप लोग, आता है क्वेश्चन यहां से कि राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 17 होते हैं। पदेन सदस्य जो होते हैं वो 7 सदस्य, अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया है कि डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के डायरेक्टर, माध्यमिक शिक्षा के डायरेक्टर, तकनीकी शिक्षा के, संस्कृत शिक्षा के, आयुर्वेद विभाग के, वाणिज्य विभाग के और NCC के जो महानिर्देशक जो होते हैं वो इसके बोर्ड के सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, कि जो पदेन सदस्य होते हैं वो तो रहते ही हैं हमेशा, लेकिन जो बोर्ड के जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। और बोर्ड का जो अधिवेशन होता है वर्ष में 2 बार, याद रखिए अधिवेशन कब होगा? बोर्ड का अधिवेशन कब होगा? वर्ष में 2 बार। कितनी बार होगा? 2 बार आयोजित होता है। और फरवरी और मार्च का जो अधिवेशन होता है, फरवरी और मार्च का जो अधिवेशन होता है, इंपॉर्टेंट है, इसे हम वार्षिक अधिवेशन के रूप में जानते हैं। वार्षिक अधिवेशन होता है ये, फरवरी और मार्च का जो अधिवेशन होता है उसे वार्षिक अधिवेशन कहते हैं। वापस समझेंगे कि बोर्ड के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, बोर्ड के जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसका अधिवेशन वर्ष में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। और फरवरी और मार्च के महीने का जो अधिवेशन होता है उसे वार्षिक अधिवेशन के रूप में हम जानते हैं। और ये जो अधिवेशन होता है उसकी गणपूर्ति कितनी होती है? 33% इसका कोरम होता है। इसके सदस्य जो है 33% होंगे तभी इसकी गणपूर्ति अपन मानेंगे। तो आगे देखते हैं अपन, देखिए बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल, कि बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है पदेन सदस्यों को छोड़कर। बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में 2 बार होता है और फरवरी और मार्च का जो अधिवेशन होता है उसे यहाँ पर वार्षिक अधिवेशन कहते हैं। और गणपूर्ति जो होती है इसकी कितनी होती है? 33% होती है। गणपूर्ति कितनी होती है इसकी साथियों? 33% होती है। अब इसके जब अपन बात करते हैं
कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का संगठनात्मक जो स्वरूप होता है, इसका जो संगठन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। सबसे पहले होंगे अध्यक्ष या प्रशासक होते हैं, दूसरा सचिव होते हैं, इसके अंतर्गत आरएस अधिकारी होते हैं। ये जो सचिव होते हैं वो बोर्ड की धुरी होते हैं। ये सारा जो बोर्ड के जो अधिकारी होते हैं उनका समन्वय करने का कार्य सचिव के द्वारा किया जाता है। वित्तीय सलाहकार होते हैं, उसका डायरेक्टर होते हैं इसके, और उसके बाद उप निदेशक होते हैं, सहायक निदेशक होते हैं और लेखा अधिकारी होते हैं। वापस बात करते हैं, अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष से नीचे सचिव होंगे, सचिव आरएस अधिकारी होते हैं, वित्तीय सलाहकार और निर्देशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक और लेखा अधिकारी जो हैं। इस प्रकार बोर्ड का क्या होता है, संगठनात्मक स्वरूप होता है। यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष जो होते हैं यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अध्यक्ष जो हैं वो कैसे बनते हैं। बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो राज्य सरकार क्या करती है, एक सर्च कमेटी बनाती है, और सर्च कमेटी जो होती है वो 2 या 3 नाम जो है सरकार के सामने प्रस्तुत करती है, और सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी हैं वो क्या करते हैं, उस सर्च कमेटी में से एक योग्य व्यक्ति का चयन अध्यक्ष के रूप में करते हैं। वापस रिपीट करता हूं मैं कि सर्च जो कमेटी है, इस जो सर्च कमेटी बनाई जाती है, जो सर्च कमेटी है वो क्या करती है, 2 या 3 लोगों का नाम सजेस्ट करती है। इन लोगों में से जो मुख्यमंत्री जी हैं राज्य सरकार के और शिक्षा मंत्री जो महोदय हैं हमारे, वो इन 2 या 3 व्यक्तियों में जो सर्च कमेटी के द्वारा सजेस्ट किए गए हैं उनमें से एक व्यक्ति का चयन किसके रूप में करते हैं, अध्यक्ष के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, अध्यक्ष के रूप में करते हैं। अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है अध्यक्ष का। उसके बाद अध्यक्ष के कार्य क्या गए हैं, बोर्ड के बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठकों को बुलाना, और बराबर मत होता है तो निर्णायक मत देने का जो अधिकार है वो अध्यक्ष साहब को ही होता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, सर्च कमेटी 2 या 3 लोगों का नाम सजेस्ट करेगी, शिक्षा मंत्री या जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो सरकार जो है हमारी वो उसमें से एक अध्यक्ष का चयन करेगी, और अध्यक्ष जो है बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और अधिवेशन को बुला सकते हैं। बराबर मत देने पर निर्णायक मत देते हैं। और बीएसआर के जो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो जेसी चटर्जी थे। कौन थे, जेसी चटर्जी जो थे बोर्ड के फर्स्ट अध्यक्ष थे यहाँ हमारे बीएसआर के। अब आगे बात करते हैं कि जब अगर अध्यक्ष जो हैं या तो अध्यक्ष को हटा दिया जाए या अध्यक्ष त्याग पत्र दे दिए, अध्यक्ष त्याग पत्र दे दे, तो फिर किसकी नियुक्ति की जाती है, प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। और ये जो प्रशासक होते हैं वो अजमेर के संभागीय जो आयुक्त होते हैं उसे इसका प्रशासक बनाया जाता है। अध्यक्ष जब त्याग पत्र दे देते हैं और अध्यक्ष यदि अध्यक्ष को हटा दिया जाता है तो प्रशासक नियुक्त किया जाता है, और प्रशासक जो होते हैं अजमेर के संभागीय आयुक्त होते हैं। तो देखते हैं आगे, देखो आप लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं अध्यक्ष की। बोर्ड का अध्यक्ष क्या है, देखो अध्यक्ष जो है राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य होता है, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करता है, अधिवेशन बुलाता है, निर्णायक मत देता है। इंपॉर्टेंट बात बता दी आपको, जेसी चटर्जी पहले अध्यक्ष थे और बराबर मत होने पर क्या करते हैं, निर्णायक मत देते हैं। प्रशासक के बारे में अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है, या स्थायी अध्यक्ष इस्तीफा दे देता है तो प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। पहली बार 1981 में पीबी माथुर जो है बोर्ड के प्रशासक बनाए गए थे, और अभी समझाया मैंने कि अजमेर के जो संभागीय आयुक्त होते हैं उन्हें बोर्ड का प्रशासक लगाया जाता है। उसके बाद आता है बोर्ड के उपाध्यक्ष। ये जो बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं वो माध्यमिक जो शिक्षा विभाग हैं उसके जो डायरेक्टर होते हैं वो इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो हमारे डायरेक्टर होते हैं वो इसके क्या होते हैं, पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष जो हैं प्रशासनिक और शैक्षणिक समस्त मामलों की अध्यक्ष की सहायता करते हैं, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मतलब अध्यक्ष नहीं होता तो उसके समस्त कार्य उपाध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं। उपाध्यक्ष जो हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग जो हमारे उसके जो डायरेक्टर होते हैं वो इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। उसके बाद आता है, देखिए आप लोग बोर्ड के सचिव क्या हैं। अभी बताया मैंने आप लोगों को बोर्ड का सचिव इंपॉर्टेंट पद है ये। सचिव की नियुक्ति जो होती है राज्य सरकार द्वारा की जाती है और ये आरएस अधिकारी होता है। और बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है, सचिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षा के अंतर्गत कि बोर्ड का प्रमुख कार्यपालक जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, सचिव होता है।
जो सचिव हैं वो बोर्ड के प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होते हैं, बोर्ड के अधिवेशनों का एजेंडा बनाते हैं, उनका संचालन करते हैं। सचिव को बोर्ड के किसी भी अधिवेशन में उपस्थित होने बोलने का अधिकार होता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है। याद रखिएगा आप लोग कि बैठकों में भाग लेंगे लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ये तो खुद प्रशासनिक अधिकारी हैं। सचिव इसके लिए उत्तरदायी होगा कि वो बोर्ड का समस्त धन उस प्रयोजन के लिए व्यय किया जाता है जिसके लिए वो मंजूर आवंटित होता है। जिस मद के लिए जो पैसा आता है वो पैसा उसी मद में खर्च हो, ये जिम्मेदारी सचिव की होती है। बोर्ड जो सचिव है बोर्ड का सदस्य नहीं होता है, ये बोर्ड का सदस्य नहीं होता है क्योंकि ये आरएस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। बराबर मत अगर होता है तो बराबर मत में निर्णायक मत देने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है? अध्यक्ष के पास जाता है। उसके बाद देखिए आप लोग कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो कार्य के लिए बहुत सारी कमेटियों का गठन किया गया है। जैसे मान्यता देने वाली समिति जो स्कूलों को जो 9वीं से 12वीं के स्कूल चले उनको मान्यता देती है, परीक्षा समिति जो परीक्षा का आयोजन कराती है, पाठ्यक्रम समिति जो पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है, मूल्यांकन समिति जो मूल्यांकन का निर्धारण करती है, वित्त समिति पैसे से संबंधित है, आवेदन पत्र की जांच करने वाली समिति जो बच्चे आवेदन करते हैं 10वीं 12वीं परीक्षाओं के लिए उनके आवेदनों की जांच करना, और परीक्षा फल जो निर्माण करने वाली समिति होती है वो परीक्षा जो होती है उसके बाद जो है परीक्षा का जो अंक तालिका का निर्माण करना और प्रमाण पत्र का निर्माण करना तो परीक्षा फल समिति के द्वारा किया जाता है। तो अब आगे देखेंगे हम। देखिए आप लोग कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की समितियां जो हैं विभिन्न प्रकार के कार्यों का संचालन करने के लिए बोर्ड में समितियों का गठन किया गया। जैसे मान्यता समिति जो 9वीं से 12वीं के स्कूल है उनको मान्यता देती है। परीक्षा समिति परीक्षाओं के लिए आवेदन कराती है और परीक्षा संपादित कराती है, सेंटर की स्थापना कराती है। पाठ्यक्रम का निर्माण समिति पाठ्यक्रम, मूल्यांकन समिति मूल्यांकन से संबंधित कार्य करती है। आवेदन जो भरे जाते हैं उनकी जांच करने वाली समिति अलग होती है। परीक्षा जो फल निर्माण करने वाली समिति अलग होती है, प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। अब देखिए माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड है उसकी आंतरिक संरचना में बात करते हैं। आंतरिक संरचना के लिए देखिए आप लोग क्या है इसमें आंतरिक संरचना में कि एक तो लेखा अंकेक्षण का कार्य, मूल्यांकन, अकादमिक और प्रकाशन। तो लेखा अंकेक्षण में देख लिया वो एक तो संस्थापन का कार्य होता है, दूसरा इसमें संपदा, मान्यता समिति, गोपनीय परीक्षा कार्य, परीक्षा के अंतर्गत परीक्षा की गोपनीयता संबंधित कार्य होगा, परीक्षा का कार्य होगा परीक्षा विभाग के अंतर्गत होगा। मूल्यांकन और अकादमिक कार्य वाली एक अलग प्रकार की संरचना है। प्रकाशन से संबंधित होती है जो बोर्ड का जो जर्नल प्रकाशन होता है उसका प्रकाशन करती है। तो ये इस बोर्ड की आंतरिक कार्य संरचना है जिसमें लेखा विभाग होता है, मूल्यांकन विभाग होता है, प्रकाशन होता है, संस्थापन अलग होता है और परीक्षा विभाग अलग होता है। लेखा अंकेक्षण में तो ऑडिट जो भी उसका लेखा संबंधित कार्य होगा। संस्थापन के अंतर्गत संपदा है, मान्यता, सम्मति समिति वगैरह ये इसके संस्थापन में होंगे। परीक्षा से संबंधित अलग डिपार्टमेंट होता है, मूल्यांकन इससे अलग डिपार्टमेंट है और प्रकाशन से संबंधित एक अलग डिपार्टमेंट है। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्या क्या कार्य हैं। पहली बात देखो कार्य क्या है इसका। सबसे पहला जो कार्य है कि बोर्ड की जो 9वीं से 12वीं जो क्लास है, माध्यमिक जो शिक्षा विभाग जो हमारा है 9वीं से 12वीं जो स्कूल हैं उनको मान्यता देने का कार्य इसी का है बोर्ड का। उसके बाद जो पाठ्यक्रम जो है वो निर्धारण करने का कार्य है। स्कूलों को मान्यता संबंधी कार्य, बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मिले इस हेतु बोर्ड अपेक्षित मानदंडों सुविधाओं का निर्धारण करके उसके आधार विद्यालयों के निरीक्षण और जांच के आधार उन्हें मान्यता देता है और उनको क्रमोन्नत करता है, ये इसका कार्य है। पाठ्यक्रम निर्माण, 9वीं से 12वीं का पाठ्यक्रम निर्माण किया। 2018 से MHRD शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार 1 से 12 तक का पाठ्यक्रम जो है जो RSCRT है, RSCRT जो उदयपुर है उसके द्वारा बनाया जा रहा है। तो बोर्ड उसमें अपना क्या करता है, सहयोग करता है RSCRT का। बोर्ड परीक्षा संबंधी कार्य, आवेदन प्राप्त करना, उनका जांच करना, मूल्यांकन करना, परिणाम तैयार करना, प्रमाण पत्र देना, ये सब बोर्ड संबंधी कार्य होते हैं। तो देखिए आप लोग बोर्ड संबंधी कार्य क्या क्या है। आवेदन प्राप्ति, संचालन, मूल्यांकन, परिणाम तैयार करना, प्रमाण पत्र और बोर्ड माध्यमिक प्रवेशिका जो 10th परीक्षा होती है, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा, प्रवेशिका जो 10th की संस्कृत विभाग की परीक्षा होती है उसका आयोजन करना, 12th की जो परीक्षा है संस्कृत विभाग की वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा, उच्च माध्यमिक विज्ञान वाणिज्य कला स्तर की बोर्ड
परीक्षाएं, आरटेट और रीट की परीक्षा का आयोजन करना, वोकेशनल शिक्षा आदि परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसके साथ साथ इन विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र निर्माण, सैद्धांतिक प्रायोगिक परीक्षकों की नियुक्ति भी कार्य करता है। जो प्रैक्टिकल लेने वाले एग्जामिनर आते हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? BSER के द्वारा ही की जाती है। जो हमारे साइंस के प्रैक्टिकल लेने आते हैं, ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल लेने वाले जो लेक्चरर होते हैं उनकी नियुक्ति भी इसके द्वारा की जाती है। रीट की परीक्षाओं का आयोजन है, आरटेट की परीक्षा जो है उसका आयोजन भी इसके द्वारा ही किया जाता है, बोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद देखिए आप लोग, स्टेट टैलेंट सर्च प्रतियोगिता इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा देखो दो स्तर पर होती है, एक तो 10वीं के स्तर पर होती है और एक 12वीं के स्तर पर होती है। तो 10वीं के स्तर वाली जो परीक्षा होगी और 12वीं के स्तर पर परीक्षा एक तो गणित विज्ञान वाली होती है, गणित विज्ञान स्तर पर होती है, और एक कला स्तर पर। और राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 10वीं के स्तर पर होती है, दो स्तर पर होती है, 10वीं और 12वीं के स्तर पर। और एक तीसरी स्तर होता है इसमें कला और वाणिज्य का, एक तो साइंस वाला स्ट्रीम होगा और एक कला और वाणिज्य का स्ट्रीम होगा 12th के स्टैंडर्ड पर। तो स्टेट टैलेंट जो सर्च परीक्षा होती है वो 3 स्तर पर होगी। फर्स्ट स्टेज तो 10th वाला, दूसरा 12वीं में साइंस के अकॉर्डिंग, और तीसरा जो होगा 12th में कला प्लस वाणिज्य। जो आर्ट्स और कॉमर्स वाला है उसके लिए भी राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा का जो आयोजन होता है वो बोर्ड के द्वारा किया जाता है। कला वाणिज्य राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है, लेकिन यह परीक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है देखो, इसकी पात्रता क्या है। कक्षा 10वीं 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी जो 9वीं में और 11वीं में 50% अंकों से उत्तीर्ण हो, वो बच्चा जो 10वीं के अंतर्गत और 9वीं जो क्लास है और 11वीं क्लास दोनों के अंतर्गत जो है 50% अंकों से उत्तीर्ण की हो। जो 10वीं के अंतर्गत जो बच्चा गया है पढ़ने के लिए, वो जब अप्लाई करेगा तो 9th क्लास में और 11th क्लास में उसके 50% होना अनिवार्य है। इसकी पात्रता की बात करी है अपन ने। पुरस्कार राशि के बारे में बात करते हैं अपन। तो स्टेट टैलेंट सर्च प्रतियोगिता के अंतर्गत अगर जो प्रथम स्थान प्राप्त करता है बच्चा तो उसको 4000 रुपये मिलते हैं, और शेष जो 19 बच्चे होते हैं उनको 2000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलर सर्टिफिकेट दिया जाता है, और 80 से 90% अंक प्राप्त करने वाले को डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो यहां से अपन बात करेंगे कि स्टेट जो टैलेंट सर्च प्रतियोगिता होती है वो 3 स्तरों पर होती है। 10वीं का जो बच्चा होता है 9वीं पास करके जब 10वीं में जाता है तो 10वीं के अंतर्गत फॉर्म भरता है, और 12वीं का जो बच्चा होता है वो साइंस स्ट्रीम का हो या कला और वाणिज्य का हो, वो इसके लिए योग्य होता है। पात्रता बता दी मैंने कि 9वीं और 11वीं में 50% अंकों से वो उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर बच्चा पहला स्थान प्राप्त करता है इस परीक्षा के अंतर्गत तो उसको कितने रुपए का पुरस्कार मिलता है? 4000 रुपए का उसको पुरस्कार दिया जाता है। तो उसके लिए जो राशि रखी गई है वो 4000 रुपए राशि रखी गई है, और शेष 19 विद्यार्थियों को 2000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलर सर्टिफिकेट और 80 से 90% अंक वाले को डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। उसके बाद आता है देखो कि बोर्ड के द्वारा और क्या क्या कार्य किए जाते हैं। बोर्ड के द्वारा देखो 2 प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, एक तो शिक्षकों के लिए और एक विद्यार्थियों के लिए। शिक्षकों के लिए भी प्रतियोगिता होती है और विद्यार्थियों के लिए भी प्रतियोगिता होती है। तो विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगिता होती है 5 स्तर की प्रतियोगिता होती है। तो निबंध प्रतियोगिता होती है, आशु भाषण प्रतियोगिता होती है। आशु भाषण जो कोई करंट टॉपिक होता है उसके ऊपर भाषण देना होता है। प्रश्नोत्तरी होती है, क्विज प्रतियोगिता जिसे बोलते हैं अपन, चित्रकला होती है, एकल गीत होता है। यह प्रतियोगिता जो होती है विद्यार्थी की होती है, और विद्यार्थी जो है ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर क्या करता है, ये परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है बोर्ड के द्वारा। जो ब्लॉक में बच्चा स्थान प्राप्त करता है वो जिला स्तर पर जाता है, जिला स्तर पर जो अच्छा स्थान प्राप्त करता है वो राज्य स्तर पर जाता है। तो याद रखिएगा विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिता का जो आयोजन होता है वो 5, एक तो निबंध प्रतियोगिता में, आशु भाषण प्रतियोगिता में, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में, चित्रकला में, एकल गीत के अंतर्गत होता है। देखिए आप लोग, विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन, विद्यार्थियों के लिए 5 प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। निबंध प्रतियोगिता,
आशु भाषण प्रतियोगिता जो करंट पर आधारित टॉपिक होता है उस पर, प्रश्नोत्तरी है, चित्रकला है और एकल गीत प्रतियोगिता जो है वो विद्यार्थियों के लिए की जाती है और ये ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर होती है। पुरस्कार राशि प्रमाण पत्र प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों का चयन जिला स्तर पर भेजा जाता है। जिला स्तर पर देखिए, प्रथम पुरस्कार 3000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2500 रुपए और तृतीय पुरस्कार 2000 रुपए दिए जाते हैं बच्चों को। अगर बच्चा जो है वो जिला स्तर पर आता है तो अगर प्रथम स्थान आ रहा है उसका तो उसको 3000 रुपए दिए जा रहे हैं। अगर द्वितीय स्थान आता है तो उसको 2500 रुपए दिए जाएंगे और तीसरा स्थान आता है तो उसको 2000 रुपए दिए जाएंगे जिला स्तर पर। आगे देखिए, अगर ये बच्चा जो है राज्य स्तर पर पहुंचता है तो वहां पर इसे 11,000 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा प्रथम स्थान वाले को, द्वितीय स्थान वाले को 7,500 रुपए और तृतीय पुरस्कार वाले को 5,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो वापस से बताना चाहूंगा मैं आपको कि राज्य स्तर पर जो बच्चा है उसको 11,000 का पुरस्कार प्राप्त होता है और द्वितीय स्थान वाले को 7,500 का, तृतीय स्थान वाले को 5,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त होता है। उसी प्रकार बच्चों की प्रतियोगिताएं होती है, उसी प्रकार शिक्षकों की भी प्रतियोगिताएं होती है। शिक्षकों के लिए 3 प्रकार की प्रतियोगिता होती है। शिक्षकों के लिए एक तो पत्रवाचन प्रतियोगिता, अध्यापन की प्रतियोगिता और लेखन प्रतियोगिता होती है। शिक्षकों के लिए एक तो पत्रवाचन होता है, अध्यापन होता है और लेखन प्रतियोगिता होता है। जिला स्तर पर जो शिक्षक प्रथम आता है उसको 2000 रुपए, द्वितीय स्थान वाले को 1500 रुपए और तृतीय स्थान वाले को 1000 रुपए दिए जाते हैं। और जो राज्य स्तर पर अगर पहला स्थान प्राप्त करता है शिक्षक, उसको 5000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो देखेंगे हम शिक्षकों के लिए बताया मैंने आपको कि 3 प्रकार की जो प्रतियोगिता होती है, एक तो पत्रवाचन वाला, अध्यापन प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता। जिला स्तर पर अगर आता है फर्स्ट तो 2000 रुपए, दूसरे वाले को 1500, तृतीय स्थान वाले को 1000 रुपए। तो प्रथम पुरस्कार जिला स्तर पर 2000 रुपए हैं और राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 5000 रुपए हैं। इसी प्रकार द्वितीय स्थान वाले को 3000 और तृतीय पुरस्कार वाले को 1000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो यहां पर याद रखने की वाली बात है कि शिक्षकों के लिए भी 3 प्रकार की सृजनात्मक प्रतियोगिता होती है, जिसमें पत्रवाचन है, अध्यापन, लेखन प्रतियोगिता है और बच्चों के लिए जो है निबंध प्रतियोगिता, आशु भाषण प्रतियोगिता और चित्रकला है, निबंध है। इस प्रकार की 5 प्रतियोगिता बच्चों के लिए होती है। अब बोर्ड के द्वारा एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार योजना है, वो देखिए आप, एकल या द्विपुत्री पुरस्कार योजना। इंपॉर्टेंट है ये, एकल या द्विपुत्री पुरस्कार योजना। मतलब जिन माता पिता के या तो एक पुत्री हो या 2 ही पुत्रियां हो या फिर एक साथ 2 जुड़ा पुत्री हो तो वह इसके लिए पात्र होंगी। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो ये योजना है, एकल या द्विपुत्री योजना जो है वो 2012 के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। और बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसमें 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर जो एक निर्धारित अंकों का जो मापदंड है उससे अधिक अंक प्राप्त कर लिए हैं तो वो बच्चे इसके अंदर, वो बच्चे इसके लिए पात्र होगी। वो परिवार में या तो एकमात्र संतान या परिवार में 2 संतानें हो, दोनों ही पुत्रियां हो या 3 पुत्रियां हो जिनमें एक पुत्री के बाद 2 जुड़वा पुत्रियां हो, इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकती हैं। अब आवेदन कर दिया, उसके बाद देखो इसमें पुरस्कार क्या मिलेगा। देखो जिला स्तर पर चाहे 10वीं परीक्षा हो चाहे 12वीं की परीक्षा हो, उसमें बच्चियों को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और राज्य स्तर पर अगर 10वीं क्लास के अंतर्गत जो बच्ची हैं वो इस क्राइटेरिया को पार करती है तो उसको 31,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा और 12वीं के अंतर्गत 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वापस बताना चाहूंगा मैं आपको कि यदि जिला स्तर की बात करें हम तो जिला स्तर के अंतर्गत 10th और 12th दोनों के अंतर्गत 11,000 रुपए दिए जाएंगे। जो निर्धारित अंकों का जो मापदंड है उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं अगर बच्चियों ने तो जिला स्तर पर 10वीं और 12वीं में अगर अंक प्राप्त किए हैं तो उनको 11,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य स्तर पर अगर बात करें, राज्य स्तर पर 10th और 12th, तो राज्य स्तर पर जो है अगर 10वीं की क्लास के अंतर्गत तो जो पैसे दिए जाएंगे वो है 31,000 रुपए।
और 12th के अंदर जो पुरस्कार राशि दी जाएगी वो है 51,000 रुपये दिए जाएंगे। और ये जो है अलग अलग जो संकाय होती है, विज्ञान, कॉमर्स और जो आर्ट्स वाले हैं उनको अलग अलग दी जाती है। तो वापस समझाऊंगा मैं, एकल द्विपुत्री जो प्रोत्साहन है वो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 2012 से प्रारंभ की गई है। बोर्ड के द्वारा 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर निर्धारित कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हों, अपने परिवार के एकमात्र संतान हो, परिवार में 2 संतानें हो, दोनों ही पुत्रियां हो या 3 पुत्रियां हो जिनमें एक पुत्री के बाद 2 जुड़वा पुत्रियां हो, पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकती हैं। और जिला स्तर पर पुरस्कार में 10वीं और 12वीं में 11,000 रुपये दिए जाते हैं। राज्य स्तर पर 10वीं की जो बालिका होती है उसको 31,000 रुपये और 12th की जो बालिका होती है उसको 51,000 रुपये का पुरस्कार बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। देखिए आप लोग कि जिला स्तर पर पुरस्कार राशि जो है वो 11,000 रुपये, राज्य स्तर पर 31,000 रुपये 10वीं वालों को और 12वीं वालों को 51,000 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद आता है, देखिए आप लोग कि विज्ञान विद्यार्थी जो मंच है हमारा, विद्यार्थी विज्ञान मंच जिसे अपन VVM के नाम से शॉर्ट में जानते हैं, विज्ञान और तकनीकी विभाग के अधीनस्थ जो संस्था है ये विज्ञान परिसर जो है हमारा, और NCERT के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर इस परीक्षा का आयोजन जो है विज्ञान प्रतिभा खोज के लिए किया जा रहा है कि भाई विज्ञान में नई नई प्रतिभाओं की खोज की जाए। इसका उद्देश्य क्या है कि नव भारत निर्माण हेतु कक्षा 6ठी से 11वीं में अध्ययन करने वाले जो बच्चे हैं वो डिजिटल डिवाइस जो हैं उसके उपयोग को ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसके उपयोग का बढ़ावा देना है। वापस समझाएंगे आपको कि VVM क्या है। VVM जो है विद्यार्थी विज्ञान मंथन, विज्ञान तकनीकी विभाग के अधीनस्थ जो संस्थान है विज्ञान परिसर के तत्वाधान में और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान जो NCERT है उसके सहयोग से ये कार्यक्रम जो है चलाया गया है। इसका जो उद्देश्य है विज्ञान प्रतिभा खोज, और 6ठी से 11वीं में जो बच्चा पढ़ रहा है वो डिजिटल डिवाइस का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, इसके लिए एक प्रकार का मंथन जो है विद्यार्थी विज्ञान जो मंच है उसका गठन किया गया है NCERT के द्वारा। उसके बाद बोर्ड के द्वारा देखिए आप लोग विशेष छात्रवृत्ति अनुदान योजना प्रारंभ की गई है 2021 से। पात्रता क्या है, 10वीं में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थी जिन्होंने बोर्ड में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। लाभ क्या है इसमें, 2 वर्ष के लिए प्रतिमाह 100 रुपए दे होते हैं, एक सत्र में 10 माह के लिए दिए जाते हैं। विशेष छात्रवृत्ति योजना है जिसमें 80% से ज्यादा अंक लिए के आ जाए, बच्चा सामान्य वर्ग का हो और इकोनॉमिक रूप से पिछड़ा वर्ग का हो, वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो तो बोर्ड के 80% अंक अधिक प्राप्त करता है बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत, तो उसको अपन बोर्ड के द्वारा 2 वर्ष के लिए प्रतिमाह 100 रुपए उसको दी जाते हैं। मतलब 1,000 रुपये एक साल में, 1,000 दूसरे साल में, तो दोनों टोटल मिलाते हैं तो 2,000 रुपये उसको पुरस्कार राशि यहाँ दी जाती है। उसके बाद आता है विद्यार्थी सेवा केंद्र। 2001 के बाद जो बच्चे हैं जिनकी अंक तालिकाएं जारी की गई है 2001 के बाद की, वो सब ऑनलाइन है सारी की सारी चीजें, तो अजमेर जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे को मार्कशीट खो गई है, मार्कशीट अगर उसकी गुम हो गई है, मार्कशीट नहीं मिल रही है, प्रमाण पत्र अगर खो गया है तो डुप्लीकेट प्राप्त करने के लिए उसे अजमेर जाने की जरूरत नहीं है। 2001 के बाद का जो बच्चा है उसकी अंक तालिका की प्रतिलिपि और माइग्रेशन प्रमाण पत्र उसको विद्यार्थी सेवा केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में जो हमारे विद्यार्थी सेवा केंद्र हैं वो 32 हैं। बूंदी और 12 जिले में कोई भी विद्यार्थी केंद्र नहीं है और जयपुर के अंतर्गत 2 विद्यार्थी केंद्र हैं। याद रखिएगा आप लोग, वर्तमान में हमारे यहाँ 32 विद्यार्थी केंद्र स्थापित हैं जहां 2001 के बाद की अंक तालिका माइग्रेशन वगैरह जो है बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है। 2001 से अंक तालिका की प्रतिलिपि माइग्रेशन उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्तमान में कार्यरत विद्यार्थी सेवा केंद्र कितने हैं, 32 है। बूंदी और 12 के अंतर्गत कोई विद्यार्थी केंद्र नहीं है और जयपुर में क्या है, 2 विद्यार्थी केंद्र हैं। तो वर्तमान में विद्यार्थी सेवा केंद्र कितने बने हुए हैं, याद रखिएगा आप लोग, 32 विद्यार्थी सेवा केंद्र हैं जहां पर बच्चों की जो अंक तालिका है उनको प्रदान की जाती है। उसके बाद देखिए अध्यापक कल्याण कोष न्यास छात्रवृत्ति। अब इसको समझेंगे कि ये बोर्ड के द्वारा ये छात्रवृत्ति किन्हें दी जाती है। जो शिक्षकों के आश्रित जो होते हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1965 और 66 में इस न्यास की स्थापना की गई है कि अध्यापक कल्याण जो कोष है उसके द्वारा एक न्यास छात्रवृत्ति दी जाती है
जो टीचर हैं उनके आश्रित जो लोग हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए 1965 और 66 से ये प्रारंभ की गई है। 1966 से प्रारंभ की गई है। इस न्यास के द्वारा प्रतिवर्ष 6 शिक्षकों के आश्रित जो लोग हैं उनको तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कॉलेज पाठ्यक्रमों नियमित अध्ययन करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जो बच्चा जो टीचर हैं सेवारत, उनके जो आश्रित लोग हैं, जो बच्चे हैं उनको टेक्नोलॉजी की एजुकेशन देना, वोकेशनल एजुकेशन देना और कॉलेज में पढ़ने के लिए नियमित अध्ययन करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है इसके द्वारा। और इसमें वे शिक्षक पात्र होते हैं जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में 5 वर्षों से शिक्षण से जुड़े हुए हों या बोर्ड की उत्तर जो पुस्तिकाएं हैं उनको जांचने हेतु कम से कम उन्हें 3 बार परीक्षक रह चुके हों, मतलब 3 वर्ष का अनुभव उन्होंने, जो बोर्ड की जो पुस्तिकाएं होती है उत्तर पुस्तिकाएं, उन्हें जांचने का 3 वर्ष का उनके पास अनुभव हो और 5 वर्ष से वो शिक्षण कार्य से ऐसे विद्यालय से जुड़े हों जो मान्यता प्राप्त हों, तो वो अध्यापक कल्याण कोष न्यास छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। आपको समझ में आया होगा कि अध्यापक कल्याण कोष छात्रवृत्ति उन्हीं टीचर्स को दी जाती है जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से जुड़े हों, शिक्षण का अनुभव 5 वर्ष का हो और उत्तर पुस्तिकाएं जांचने का अनुभव 3 वर्ष का होता हो। तो आगे देखेंगे, देखिए कि अध्यापक कल्याण कोष, ये समझाया मैंने आपको, शिक्षकों के आश्रित जो होते हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 65-66 प्रारंभ की गई है। सेवारत शिक्षकों के आश्रितों को टेक्नोलॉजी की, वोकेशनल एजुकेशन, कॉलेज पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति दी जाती है। वे शिक्षक पात्र होते हैं जो मान्यता प्राप्त शिक्षण से 5 वर्ष का अनुभव रखते हों और उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में 3 वर्ष का वो अनुभव रखते हों। तो इस प्रकार अनुभव रखने वाले जो शिक्षक होते हैं उनको क्या दिया जाता है, अध्यापक जो छात्रवृत्ति है कल्याण कोष न्यास छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है उनके आश्रितों को। अब देखिए कि बोर्ड के द्वारा कैरियर परामर्श सामग्री 2014 जो है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है कैरियर परामर्श सामग्री के नाम से 4 प्रकार की मार्गदर्शिका प्रकाशित करता है। कौन कौन सी करता है? एक तो होती है दिशा, दूसरी होती है दृष्टि, तीसरी होती है गार्गी। जो कैरियर परामर्श जो सामग्री होती है वो 2014 से प्रकाशित की जा रही है बोर्ड के द्वारा। एक तो दिशा, दृष्टि, गार्गी और चौथी होती है प्राइम। ये 4 प्रकार की कैरियर परामर्श सामग्री 2004 से प्रकाशित की जा रही है। दिशा में जो है वो शैक्षिक और व्यावसायिक अध्ययन मार्गदर्शिका है। दिशा जो है शैक्षिक प्लस व्यावसायिक, शैक्षिक और व्यावसायिक जो मार्गदर्शन है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है? दिशा के द्वारा। दूसरा है दृष्टि। दृष्टि जो है वो रोजगार के अवसर से संबंधित मार्गदर्शन देती है। गार्गी जो है वो बालिका जो शिक्षा है उससे संबंधित मार्गदर्शन देती है, बालिका शिक्षा का प्रोत्साहन किया जाए उसके मार्गदर्शन करती है। और प्राइम जो है वो निजी क्षेत्र में जो रोजगार मिले, निजी क्षेत्र के लिए बच्चे को रोजगार मिले उसके अवसरों की एक मार्गदर्शिका है। तो 2014 से BSER के द्वारा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के द्वारा कैरियर परामर्श सामग्री का प्रकाशन भी किया जा रहा है। दिशा जो है शैक्षिक और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित मार्गदर्शन देती है, दृष्टि रोजगार से संबंधित, गार्गी बालिका शिक्षा से प्रोत्साहन संबंधित मार्गदर्शन, और निजी जो है जो प्राइम है वो निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का मार्गदर्शन करती है। तो देखिए आप लोग, अभी समझाई दिया मैंने आप लोगों को, ये सारी बात वही है कि 2014 से प्रकाशन हो रहा है कैरियर मार्गदर्शन का। दिशा जो है वो शैक्षिक और व्यावसायिक जो अध्ययन की मार्गदर्शिका है, दृष्टि जो है रोजगार के अवसर की मार्गदर्शिका है, बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए गार्गी है, और निजी क्षेत्र के लिए प्राइम जो है वो इसकी मार्गदर्शिका है। जो निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर जो है वो RSCRT के द्वारा निर्मित की जाती है। ये इसके द्वारा जो है निजी क्षेत्र में किस प्रकार रोजगार के अवसर हैं वो प्राप्त किए जाएं, ये प्राइम जो है वो कैरियर मार्गदर्शिका है जो RSCRT के द्वारा, और ये 3 जो है वो किसके द्वारा? BSER के द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी सेवा अधिनियम 2004 बनाया गया कि भाई जैसे अपन ने किसी भी संस्था को रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ नियम वगैरह बनाए जाते हैं कि वहां पर जो कर्मचारी हैं वो किस प्रकार कार्य करेंगे। तो कार्यों का रेगुलेशन करने के लिए, कर्मचारियों के सेवा नियम बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी सेवा विनियम जो है 2004 बनाए गए हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके सेवा संबंधी जो कार्य संपादित किए जाते हैं।
इसी प्रकार जो है अब परीक्षाओं के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो है विद्यार्थी अनुचित साधनों का उपयोग करते हैं तो बोर्ड उनके विरुद्ध कार्यवाही करता है। तो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 जो है वो 8 नवंबर 1992 को राज्यपाल महोदय के द्वारा पारित किया गया। हमारे यहाँ पर राज्यपाल महोदय के द्वारा इसको लागू किया गया और इसी अधिनियम जो है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 के द्वारा ही जो विद्यार्थी अगर बोर्ड के अंदर चीटिंग करते हैं तो इस अधिनियम के द्वारा ही उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है बोर्ड के द्वारा। और 2022 के अंतर्गत इस जो अधिनियम में संशोधन किया गया। तो बोर्ड की जो कार्य है कर्मचारियों के लिए उसके लिए 2004 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति बनाए गए और अनुचित साधनों के रोकथाम के लिए 1992 का जो अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग विद्यार्थी जो अनुचित साधनों का उपयोग करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। और इस अधिनियम में 2022 को क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। तो हमने जो है आज बोर्ड के बारे में पढ़ा कि बीएसआर जो है वो स्थापना कब हुई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी सेवा अधिनियम 2004 अभी बताया मैंने आपको। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 जो 8 दिसंबर 1992 को लागू हुआ। 2022 में इसका संशोधन किया गया और इस कानून की तहत ही अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही बोर्ड के द्वारा संपादित की जाती है। तो इस प्रकार आज देखिए आप लोग हमने बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं जो विभाग है हमारा बीएसईआर उसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया है। आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा दिग्गज एकेडमी का जो व्हाट्सएप टेलीग्राम जो चैनल है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप वहां से नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लें। हमारे जो टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर जो भी अपडेट होगा आपको मिलता जाएगा। तो आज ये जो हमने साथियों बोर्ड बीएसईआर के बारे में पढ़ा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अगस्त 1957 को हुई थी। बोर्ड का गठन हुआ था 4 दिसंबर 1957 को हुआ। और बोर्ड जो होता है उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो सरकार के द्वारा सर्च कमेटी जो प्रस्तुत करती है उसमें से अध्यक्ष बनाया जाता है। सचिव आरएस अधिकारी होता है और जो इसके सदस्य होते हैं मनोनीत सदस्य उनका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष का होता है। अधिवेशन जो होता है 2 बार होता है। गणपूर्ति 33% होती है। और पदेन सदस्यों में हमने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा का निर्देशक होता है, माध्यमिक शिक्षा का निर्देशक, तकनीकी शिक्षा का, संस्कृत शिक्षा का, आयुर्वेद शिक्षा विभाग के, वाणिज्य विभाग के और एनसीसी के उप महानिदेशक इसके पदेन सदस्य होते हैं। वर्तमान में बोर्ड के सदस्यों की संख्या 41 है। ये सब हमने आज इस क्लास के अंदर जाना है। और इसका ध्येय वाक्य भी आपको याद रखना है कि सिद्धि भगवती कर्मजा, मतलब कर्म से ही हमें सफलता मिलती है। हमें कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है क्योंकि फल तो अपने आप मिलने वाला है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे। और स्थापना जो थी 1 अगस्त 1957 को जयपुर में हुई थी और पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश के आधार पर इसका जो कार्यालय 1961 में जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। साथियों आज इस विषय पर अच्छी से हमने चर्चा की है। आप लोग जो हैं पेन कॉपी लेकर इस क्लास को देखें और जो मेन जो मोस्ट क्वेश्चन है उनको आप लिखते रहिए। वेब सीरीज की तरह नहीं देखें इसे और अच्छे से नोट्स तैयार करें और शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा ताकि रिवीजन में आपको सहायता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत अगले नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए आप। धन्यवाद।